आज की ये कहानी है ऑपरेशन मोगादिसु की। और जिसके बाद अमेरिका को सोमालिया से निकलना पड़ा था। तो इसके बारे में एक सामान्य जानकारी देखते हैं, जानते हैं। देखिए, हमारी प्यारी पृथ्वी है, इसमें आप देखिए ये हमारा प्यारा भारत है। यहाँ आप लोगों को सोमालिया देखने को मिल जाएगा। देखिए ये सोमालिया है, ये अदन की खाड़ी आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये अरब सागर। यहाँ से आप लोग जाएंगे तो ये आपको अमेरिका देखने को मिल जाएगा। यूएसए की बात हो रही है। तो अगर आप सोमालिया के हाल के इतिहास पर नजर दौड़ाएं तो आप अकाल, सूखा, क्रूर तानाशाह, आपस में लड़ते कबीलों और अराजकता का बोलबाला पाएंगे। 80 के दशक में सोमालिया इतने बड़े सूखे का शिकार हो गया था कि वहां का आधारभूत ढांचा पूरी तरह से ध्वस्त हो गया था। सन 1992 में अमेरिका की फर्स्ट मरीन डिवीजन और स्पेशल फोर्स के कुछ सैनिकों को वहां राहत कार्यों के लिए भेजा गया था। सोमालिया में उस समय कोई भी कामकाजी सरकार नहीं थी। सत्ता पर नियंत्रण के लिए दो कबायली नेताओं के बीच संघर्ष चल रहा था। 5 जून 1993 को हथियारों के सामान निरीक्षण के दौरान मोहम्मद फराह आयदीद के समर्थक लड़ाकों ने घात लगाकर 24 पाकिस्तानी सैनिकों पर हमला कर उनकी हत्या कर दी थी। आयदीद के लोगों को गिरफ्तार करने का मिशन। इस पर प्रतिक्रिया स्वरूप संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने प्रस्ताव पारित कर आयदीद और उनकी सोमालिया नेशनल अलायंस के लोगों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया था। यूएनएससी की बात करें, संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की, तो 24 अक्टूबर 1945 में स्थापना हुई थी। न्यूयॉर्क यूएसए में इसका हेडक्वार्टर देखने को मिलेगा। ये मैट एवर्समैन और डैन शेलिंग अपनी किताब बैटल ऑफ मोगादिसु में लिखते हैं, अमेरिकी ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के निर्देश पर अमेरिका की स्पेशल ऑपरेशंस कमांड ने आयदीद को पकड़ने के उद्देश्य से एक कार्य दल बनाया। 26 अगस्त 1993 को अमेरिकी सेना, नौसेना और वायुसेना के लोगों का दल मोगादिसु हवाई अड्डे के मुख्य हैंगर पर पहुंच गया। 5 सप्ताह बाद एक रविवार की दोपहर को इन सैनिकों ने ऑपरेशन गोथिक सरपेंट शुरू किया। ये उनका 7वां आखिरी ऑपरेशन था। उस समय तक 10 वर्ष में चल रहे गृह युद्ध के कारण सोमालिया के लोगों को लड़ाई का खासा अनुभव हो गया था। मोगादिसु नगर की आबादी 10 लाख से अधिक थी। इनमें से अधिकतर लोगों के पास हथियार थे। और 3 अक्टूबर 1993 को अमेरिकियों को पता चला कि आयदीद के 2 करीबी लोग ओलंपिक होटल के बगल की इमारत में एक बैठक कर रहे हैं। तय हुआ कि इस इमारत पर हमला बोल इन लोगों को गिरफ्तार किया जाए। ये जगह मोगादिसु के बीचों बीच वकारा मार्केट में है। अमेरिकी सैन्य दल में शामिल मैट एवर्समैन लिखते हैं कि हमें मोगादिसु की एक इमारत पर हमला बोलना था। 3:32 पर हमारे हेलीकॉप्टर ने अपने लक्ष्य के लिए टेक ऑफ किया। हमारे लक्ष्य का फ्लाइट का समय था सिर्फ 3 मिनट। ये एक घनी आबादी वाला इलाका था जिसमें चारों तरफ आयदीद के समर्थक फैले हुए थे। हमारी योजना थी कि हम पूरा मिशन आधे घंटे में पूरा कर लेंगे, लेकिन हमले का ये ऑपरेशन हमारे हेलीकॉप्टर गिराए जाने के बाद बचाव के ऑपरेशन में बदल गया। जैसे ही हमने टेक ऑफ किया तो हमारे पायलटों ने बताया कि सोमाली सड़कों पर टायर जला रहे हैं। और कुछ लोगों का मानना था कि टायरों का जलाना सोमाली लड़ाकों की ओर अपने लोगों को हमले के बारे में आगाह करने की कोड भाषा थी। दूसरे लोगों का विचार था कि टायरों को जलाकर वो अमेरिकी हमलावरों के रास्ते में अवरोध खड़ा करना चाहते थे। हेलीकॉप्टरों के पंखों से उड़ी धूल। मिशन के 12 ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर और करीब 100 अमेरिकी सैनिकों ने भाग लिया था। और हर हेलीकॉप्टर में 4 सैनिक सवार थे। उन्होंने काले रंग की बुलेट प्रूफ जैकेट पहन रखी थी। उन्होंने रेडियो ईयर प्लग के ऊपर प्लास्टिक हॉकी हेलमेट पहन रखा था। उनके पास एक रैप अराउंड माइक्रोफोन था जिससे वो सब आपस में लगातार संपर्क बनाए हुए थे। जैसे ही हेलीकॉप्टर भीड़ वाले इलाके में पहुंचे, नीचे खड़े लोग और कारें तितर बितर होने लगे। हेलीकॉप्टर के पंखों की तेज हवाओं के बेग से कुछ लोग जमीन पर गिर गए। नीचे खड़े लोग ऊपर की तरफ इशारा कर रहे थे, मानो हेलीकॉप्टरों को नीचे सड़क पर उतरने और लड़ने की चुनौती दे रहे हों। मार्क बाउडेन अपनी किताब ब्लैक हॉक डाउन अ स्टोरी ऑफ मॉडर्न वॉर में लिखते हैं कि पहले 2 हेलीकॉप्टर लक्षित इमारत के दक्षिण में उतरे। उनके उतरने से इतनी धूल उड़ा पैदा हुई कि दूसरे हेलीकॉप्टर पर सवार पायलटों और सैनिकों को नीचे भी नहीं दिखाई दिया। दूसरे हेलीकॉप्टर के उतरने वाली जगह पर पहला हेलीकॉप्टर उतर गया। दूसरा हेलीकॉप्टर ने फिर ऊंचाई भरी और वो टारगेट बिल्डिंग के बिल्कुल सामने उतरे। ये जगह पहले से उतरने के लिए तय नहीं थी। और एक सैनिक हेलीकॉप्टर ने नीचे गिरा। अमेरिकी सैनिकों के उतरते ही एक दुर्घटना घटी। एक सैनिक टॉर्ड ब्लैक वन हेलीकॉप्टर से 70 फीट की ऊंचाई से सीधे जमीन पर गिरा। इस घटना का विवरण देते हुए मैट एवर्समैन लिखते हैं कि जैसे ही मैं नीचे आना शुरू हुआ, मैं हेलीकॉप्टर की बिली की तरफ देखने लगा। ग्लव्स पहनने के बावजूद नायलॉन की रस्सी से मेरे हाथ जल रहे थे। मैंने ये देखने के लिए नीचे नजर दौड़ाई कि अब मुझे कितना और नीचे उतरना
जब मेरी नीचे नजर पड़ी तो मेरा दिल धक से रह गया। नीचे एक मोड़ा तोड़ा शरीर पड़ा था। मेरे दिमाग में पहला ख्याल यही आया कि किसी को गोली लगी है, क्या वो मर गया। मेरे पैरों में जब जमीन को छुआ तो मेरे पैर करीब करीब उस शरीर से छू गए। डॉक्टर ने उस पर काम करना शुरू कर दिया। उसकी नाक, कान और मुंह से खून बह रहा था। वो बेहोश था। हेलीकॉप्टर से नीचे उतरते समय रस्सी उनके हाथ से छूट गई थी और वो 70 फीट की ऊंचाई से नीचे गिरे। मैंने चारों तरफ अपने दूसरे साथियों के बारे में जानना चाहा। तभी मुझे महसूस हुआ कि हम पर गोलियां चलाई जा रही हैं। अमेरिकी सैनिकों की मौत। पहले सोमाली लोगों की गोलियां निशाने पर नहीं लग रही थी, लेकिन फिर उन्होंने सटीक निशान लगाने शुरू कर दिए। सड़कों के बीचों बीच एक लावारिस वाहन खड़ा था। सोमाली उसकी आड़ लेकर अमेरिकियों पर गोलियां चला रहे थे। वो एक भवन के किनारे से कार की तरफ भागते, कार की आड़ लेकर गोली चलाते और फिर सड़क की दूसरी तरफ भाग जाते। इसी बीच ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर भी ऊपर से सोमाली लड़ाकों पर गोलियां चलाने लगे, लेकिन सोमाली लड़ाके भी बराबर गोली का जवाब गोली से दे रहे थे। लेकिन इस सब के बावजूद अमेरिकी सैनिक 19 वांछित विद्रोहियों को पकड़ने में कामयाब हो गए। मैट एवर्समैन लिखते हैं कि मशीन गन में से गोलियों की आवाज इतनी तेज थी कि उनसे मेरे दांत किटकिटा रहे थे। तभी हमारे साथी सर्जेंट केसी जोएस को गोली लगी। हालांकि उन्होंने केओलर वेस्ट पहन रखी थी। गोली उनकी बगल से उस स्थान से उनके शरीर में गई जो वेस्ट से कवर नहीं था। उनकी चोट इतनी छोटी थी कि मैंने उसे करीब करीब नजरअंदाज कर दिया। ऐसा लगा कि उन्हें ज्यादा दर्द भी नहीं हो रहा था। वो बिल्कुल हिले डुले नहीं, बस मेरी तरफ देखते रहे। और लेकिन जब हमारे डॉक्टर साथी ने उनकी जांच की तो इशारे से कहा उनके शरीर को ट्रक में रखा दिया जाए। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मेरी टीम के सदस्य की मौत हो चुकी थी। ब्लैक हॉल हेलीकॉप्टर गिरा। उस समय ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर की पहली प्राथमिकता थी कि घायल ब्लैक बर्न और गिरफ्तार किए गए विद्रोहियों को अपने ठिकाने तक पहुंचाना। तभी रेडियो ऑपरेटर माइक कर्थ ने देखा कि एक ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर कुछ ज्यादा ही नीचे चक्कर लगा रहा है। कर्थ लिखते हैं कि मुझे ये देखकर कुछ अजीब सा लगा और तभी मैंने देखा कि हेलीकॉप्टर नीचे जा रहा है। पहले तो मुझे लगा कि पायलट कोई कोड बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि उस पर सवार स्नाइपर्स को सटीक निशाना लेने का मौका मिल सके। लेकिन हेलीकॉप्टर लगातार घूमता रहा और नीचे भी आता रहा। एक पूरा चक्कर लगाकर हेलीकॉप्टर इमारतों के पीछे पूरी तरह से ओझल हो गया। मैं क्रैश की आवाज तो नहीं सुन पाया, लेकिन मुझे अंदाजा हो गया कि हुआ क्या था। मैंने तुरंत सभी को सूचित किया और वी हैव अ वर्ड डाउन। उस समय घड़ी 4:18 बजा रही थी। दरअसल ब्लैक हॉक को एक आरपीजी ने धराशायी किया था। हताहतों की संख्या बढ़ी। इसी बीच अमेरिकी हताहतों की संख्या बढ़ती जा रही थी। एक अमेरिकी ऑपरेटर एक चौराहा पार करने की कोशिश कर रहा था। वो अभी सड़क के कोने से 4 या 5 फीट दूर रहा होगा। दूर से आई गोली उसके हेलमेट में लगी। माइक कर्थ लिखते हैं कि उसका हेलमेट हमारे के फोर्ट हेलमेट जैसा मजबूत नहीं था। जैसे ही गोली लगी उसका सिर पीछे की तरफ गया और मैंने देखा कि उसके सिर के पीछे से खून का भप्पारा निकला और जिससे उसके पीछे की दीवार को लाल रंग से रंग दिया। वो जमीन पर गिरा। मैंने जो दृश्य देखा उस पर यकीन नहीं कर सका। जैसे ही वो जमीन पर गिरा एक और ऑपरेटर ने उसे सुरक्षित स्थान पर खींचने की कोशिश की। उसने 2 ही कदम लिए होंगे कि उसको भी गोली लग गई। ट्रकों पर लादकर सैनिकों को स्टेडियम पहुंचाया गया। बीच मोगादिशु में फंसे अमेरिकी सैनिकों की मदद के लिए दूसरे सैनिक रात 2 बजे तक वहां पहुंच गए पाए, लेकिन वहां लड़ रहे अमेरिकी सैनिकों ने मिड चीफ वारंट ऑफिसर क्लिफ वॉलकॉट का शव लिए बगैर वहां से हटने से इनकार कर दिया। वॉलकॉट का शव अब भी गिराए गए हेलीकॉप्टर के बीच फंसा हुआ था जिसे वो उड़ा रहे थे। कई घंटों की मेहनत के बाद वो उनके शव को बाहर निकालने में कामयाब हो गए, लेकिन तब तक सुबह होने वाली थी। सुबह 5:42 उन्होंने सभी हताहतों को ट्रक में लादा। तब उन्हें पता चला कि ट्रक में उन लोगों के लिए कोई जगह नहीं बची जो घायल नहीं हुए थे। मार्क वाउडेन लिखते हैं कि बचे हुए सैनिक उन ट्रकों के पीछे दौड़ते हुए ओलंपिक होटल तक पहुंचे। हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त से वो दूरी मात्र 400 से 600 मीटर थी। बाद में इस दूरी को मोगादिशु माइल की संज्ञा दी गई। वहां से सभी मृत और घायल सैनिकों को ट्रक पर लादकर स्टेडियम पहुंचाया गया जो वहां भेजी गई पाकिस्तानी शांति सेना का अड्डा था। पूरे रास्ते आयदीद के समर्थक ट्रकों के काफिले पर फायरिंग करते रहे, जिसमें 2 मलेशियन सैनिकों की मौत भी हो गई। कुल मिलाकर 88 सैनिक घायल हुए थे। ये सभी थके हारे सैनिक सुबह 6:30 बजे स्टेडियम पहुंच सके और स्टेडियम में मौजूद डॉक्टर ब्रूस एडम्स एक साथ एक या 2 मरीजों को देखने के आदी थे। वहां पूरा का पूरा स्टेडियम खून से सने अमेरिकी सैनिकों से भरा हुआ था। सोमाली घायलों से अस्पताल भरा। मोगादिशु के वॉलेंटियर अस्पताल में भी सोमाली घायलों का तांता लगा हुआ था। सर्जन आब्दी मोहम्मद एलमी के कपड़े खून से सने हुए थे। घायलों को अटेंडेंट करते करते मुन्हा निडाल हो चुके थे।
मार्क बाउडेन लिखते हैं कि अवरोधों के कारण सड़कों पर वाहन चल नहीं पा रहे थे, इसलिए घायलों को हाथ से चलने वाले ठेलों में भरकर लाया जा रहा था। लड़ाई शुरू होने से पहले वॉलेंटियर अस्पताल पूरी तरह से खाली रहा था। 4 अक्टूबर की शाम अस्पताल की सभी 500 पलंग भरे चुकी थी। 100 और घायलों को अस्पताल के बरामदों में रखा गया था। 3 पलंगों वाले ऑपरेटिंग थिएटर में रात भर काम होता रहा। पूरा अस्पताल लोगों की चीखों और कराहटों से भरा हुआ था। रक्त रंजित लोगों के अंगे तो उनके शरीर से अलग हो गए थे या फिर उनमें बहुत गहरा घाव लगा था। उनमें से बहुत से लोग अपनी अंतिम घड़ियां गिन रहे थे। डेकफेर अस्पताल में घायलों मेटों की संख्या और अधिक थी। अमेरिका पायलट को बंधक बनाया गया। इस पूरे ऑपरेशन में अमेरिका के 18 सैनिक मारे गए। एक अनुमान के अनुसार करीब 315 से 2000 के बीच सोमाली इस हमले में हताहत हुए या मारे गए। पूरी दुनिया ने एक अमेरिकी सैनिक के करीब करीब नग्न शव को मोगादिशु की सड़कों पर खींचे जाने के भीभत्स दृश्य को देखा। इसके अलावा सोमालिया लोगों के हाथ आए ब्लैक हॉक के पायलट माइकल ड्यूरेंट का टीवी फुटेज भी पूरी दुनिया में दिखाया गया, जिसमें सोमाली उनसे सवाल पूछते दिखाई दे रहे हैं। ड्यूरेंट को 11 दिन के बाद रिहा किया गया। उसके साथ मृत अमेरिकी सैनिकों की 100 भी अमेरिकी अधिकारियों को सौंपे गए। डोरेंट ने रेड क्रॉस के कार्यकर्ताओं को बताया कि उनको घूंसों और डंडों से मारा गया, उनके कपड़े फाड़ दिए गए, उनकी आंखों में पट्टी बांधकर करीब करीब नग्न अवस्था में भीड़ के सामने घुमाया गया। डॉक्टरों ने जब ड्यूरेंट की जांच की तो उन्होंने पाया कि उनकी एक टांग, पीठ और गाल की हड्डी टूटी हुई थी। उनके पैरों और कंधों में गोली से लगी छोटी चोटें भी थी। उनके पैरों में प्लास्टर जरूर बंधा था, लेकिन हड्डी को बिठाया नहीं गया था। ड्यूरेंट के लिए इस दिन खुशियां और दुख दोनों को लेकर आए थे। उसी दिन उन्हें पता चला कि उनके सुपर ट्रैक्स क्रू में जीवित बचकर आने वालों में सिर्फ वही थे। अमेरिका ने सैनिक वापस बुलाए। 7 अक्टूबर को राष्ट्रपति बिल क्लिंटन ने मार्च 1994 तक सोमालिया से सभी अमेरिकी सैनिकों को वापस बुलाने की घोषणा की। कुछ महीने बाद अमेरिका के रक्षा मंत्री लेस आस्पेन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। टास्क फोर्स रेंजर के कमांडर जनरल विलियम गैरिसन का कैरियर भी समय से पहले समाप्त हो गया। इस घटना का यह असर हुआ कि अमेरिका ने इसी इलाके में 6 महीने बाद हुए रवांडा के नरसंहार में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। आदिद ने दावा किया कि उनके लोगों ने दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैनिक शक्ति को अपने देश से भगाने में कामयाबी पाई। उनका कबीला अब भी 3 अक्टूबर को राष्ट्रीय छुट्टी के तौर पर मनाता है। आदिद बहुत दिनों तक जीवित नहीं रहे। इस ऑपरेशन के 3 साल बाद उनकी मृत्यु हो गई। तो यही कहानी है ऑपरेशन मोगादिशु की।